शार्क टैंक में आपने सोचा कैसे कि आप शार्क टैंक में जाएं? बहुत लोग हैं ना, बहुत कुछ सोचते हैं रात को, मतलब सबके अंदर एक इलॉन मस्क आ जाता है, बट जब वो सुबह उठते हैं एवरीथिंग फ्लशेस आउट। आई थिंक यू गाइस हैव क्रॉस 1000 crores. आपने स्निच कब शुरू की? While brands like were coming into India and disrupting the traditional model of business, and I asked myself, why aren't Indian brands doing this? I think apparel एक ऐसा धंधा है जो कोई एक्सेल शीट नहीं बना सकता। पहला स्टोर कैसे लॉन्च किया, उसके बाद क्या सोचते हैं आप और कैसे सोचते हैं ब्रांड के बारे में? 2023 is when we launched the store. First 15 days we did almost 50 lakhs in net sales. Wow. Then next month 80 lakhs. Wow. Next month 1 This is the crore. same store. There are 3 promises. One is हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल थिरानी और आप सुन रहे हैं 1 in a billion, जहां हम लाते हैं फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स की कहानी जो अपने हाथों से इंडियन ई कॉमर्स का फ्यूचर लिख रहे हैं। आज के गेस्ट ने अपनी शुरुआत अपने पापा के शॉप के बगल के एक छोटी सी रिटेल स्टोर से की और सिर्फ 4 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेंस फैशन ब्रांड बना दिया। प्लीज़ वेलकम सिद्धार्थ दुंगरवाल, फाउंडर एंड CEO ऑफ स्निच। वेलकम टू द पॉडकास्ट सिद्धार्थ। Thanks Kapil, thanks for having me here. It's been a pleasure. ग्रेट। तो आपकी स्टोरी शार्क टैंक में से हर किसी ने सुनी होगी इंडिया में, एंड इट वाज अ रियली कूल एपिसोड। तो लेकिन वो बहुत छोटा वर्जन था, थोड़े से डिटेल में बताइए। बिफोर स्निच स्टार्टेड, वेयर वर यू, व्हाट इज़ द फैमिली बैकग्राउंड, क्या करते थे आप लोग, एंड हाउ द एंटायर जर्नी स्टार्टेड? So a traditional Marwadi family. I think my grandfather moved to Bangalore. Huge joint family. वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। एवरीवन वर इनटू बिजनेस। पापा का ज्वेलरी का बिजनेस था, एंड मेरे में वो आई थिंक इनबिल्ट सॉर्ट ऑफ हो गया था कि बिजनेस टॉक्स वर ऑलवेज हैपनिंग एट होम। And then slowly, once I was in 10th or 11th standard, I started joining my dad's office also after my college. तो डैड एग्जैक्टली क्या करते थे ज्वेलरी में? तो उनका पहले ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग था, एंड देन ही वेंचर्ड इनटू रिटेल। ओके। तो वो रिटेल स्टोर में मैं पोस्ट कॉलेज जाता था, बट इवेंचुअली समझ आ गया कि चेकिंग रिंग साइज ऑफ वुमेन इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। तो didn't sort of get me that kick. तभी एक बगल में ही there was a very small store that was getting vacated. I asked my dad, can I do something in clothing? And he was like, okay, if you're passionate about it, do it. And I told him, यार ये बगल में ही I could manage both. And that's when we started, barely about 350 square feet. Okay. But since I was in college, I could attract a lot of youth. So Bangalore has always been a manufacturing hub. There are a lot of factories that manufacture for all global brands here. So I used to go to these factories and pick up 100-200 pieces. So before you go into this, like about the store, like you wanted to do something in fashion. Yeah. Were you clear what you wanted to do in fashion? क्योंकि fashion तो बहुत बड़ा है आज इसमें। कुछ नहीं पता था यार, इतना पता था कि फ्रॉम अ टेस्ट परस्पेक्टिव मेरे को फैशन थोड़ा समझ आता था। Okay. और सेकंड चीज़ ये था कि मुझे एकदम कुछ बहुत ही डिफरेंट करना था। बहुत सारे बुटीक्स थे उस टाइम पे जो सरप्लस बेचते थे और वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो और क्योंकि मैं वहाँ से शॉप करता था, आई थॉट दिस इज़ अ गुड business model to sort of start off. Okay. And there was no sort of thesis behind. Luckily मेरा जो friend circle था ना वो सारे के सारे hustlers थे। Okay. मतलब सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करना था। And we used to always talk about business every single day कि तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, right? हम डिक्की। And this was in college? हाँ, in college। मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो डिक्की में फ़ोन बेचता था। Okay. मतलब उसकी दुकान पोस्ट कॉलेज डिक्की खोलते ही शुरू हो जाती थी। Okay. तो वहीं से ऑलवेज न्यू के व्हाट वाज डूइंग अ बिजनेस एंड व्हाट वाज द सॉर्ट ऑफ किक दैट यू वुड गेट डूइंग बिजनेस। और ये जो इनिशियली कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, बिजनेस कॉन्वर्सेशंस आर ऑलवेज ऑन द डिनर टेबल, फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही बनता है। बैंगलोर में बहुत बड़ा एनवायरनमेंट भी है इसका। आई थिंक यू गेट लॉट ऑफ सपोर्ट, आपको जो भी चाहिए। सो व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू विल यूज दैट स्टोर, विल यू फिक्स्ड ऑन वन कैटेगरी कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी करनी है मेरे को, या फिर वो भी नहीं था? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था क्या खरीदना है। ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता था। तो देन हाउ डिड यू चूज योर फर्स्ट प्रोडक्ट? लाइक पहले क्या करूं?
मुझे आज भी याद है, वो एक प्लेन रॉ ब्लू जीन्स था जो मैंने फर्स्ट खरीदा था। तो उसके मतलब कोई थॉट प्रोसेस था ही नहीं, मैं तो बस जाता था फैक्ट्री, जो समझ में आया मुझे वो मैं ले आता था। कभी सिर्फ शर्ट था, कभी सिर्फ डेनिम था, जो वहाँ मिला वो मैं ले आता था। और ये फैक्ट्रीज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, दोस फैक्ट्रीज वेयर एज यू मेंशन्ड इन एंड अराउंड बैंगलोर, सो हाउ डिड यू गेट इनटू दोस फैक्ट्रीज? लाइक कोई भी आज नया शुरू करता है, कोई भी फैक्ट्री में एक रैंडम पर्सन चले जाएगा, उसको तो सामान दे नहीं देगा, तो हाउ डिड यू अप्रोच देम फॉर द फर्स्ट टाइम? वाज इट थ्रू कॉन्टैक्ट्स? हाउ वाज इट लाइक? यार मेरे में है ना वो एक इनबिल्ट कीड़ा है कि अगर मैं कुछ सोच लेता हूँ तो फिर मुझे वो करना ही होता है। Okay. तो मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ मुझे पता था कि एंट्री थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट समहाउ आई यूज्ड टू मैनेज माय वे इनटू इट। Okay. तो यहाँ भी ऐसे ही था कि कोई ना कोई एक दोस्त था, उसका कोई दोस्त था, वो जानता था, उसके पापा वहाँ कुछ काम करते थे, Okay. एंड थ्रू दैट समहाउ आई जस्ट वेंट सेइंग कि मुझे मेरे एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है और मुझे आपसे मिलना है। Okay. तो वहाँ से देन मैंने बोला कि ये भी हम कर सकते हैं, क्या हम आपका सरप्लस खरीद सकते हैं क्या? दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट इट वाज ऑल सरप्लस? ऑल सरप्लस। एंड सरप्लस थोड़ा सा और डिटेल में बताइएगा लोगों को कि सरप्लस होता क्या है? सरप्लस क्लोथिंग ये होता है कि जब आप बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए बनाते हो, समझ लो पीओ आपको 10,000 पीस का आया, फैक्ट्री कभी भी 10,500 पीस बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ रिजेक्शन होगा। तो वो जो पोस्ट रिजेक्शन वाला एक्सेस स्टॉक होता है, दैट इज लार्जली सरप्लस। सो ये जो स्टॉक्स आप लेते थे, इसमें क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी या फिर इट वाज? नहीं, लार्जली फ्रेश होता था, बट यूजुअली लेबल वगैरह कट करके देते थे बिकॉज दे वर इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड ओके। एंड दैट इज अ बिग मार्केट इन इंडिया अक्रॉस लाइक ह्यूज, जो भी फैक्ट्री सरप्लसेस होते हैं इंडिया में जाके निकलते हैं। तो यू स्टार्टेड विद जीन्स, आपने जीन्स लिया, एंड देन हाउ डिड यू प्राइस इट? किस प्राइस पे रखना था? क्या सोचा कि प्रॉफिट बनाना है या शुरू में सोचा कि बस एक बार बेच दूं? क्या था उस टाइम पे? यार आई थिंक लाइक आई टोल्ड यू, हम मारवाड़ी है तो हमारे तो खून में प्रॉफिटेबिलिटी एंड यूनिट इकोनॉमिक्स चलते रहता है, राइट? सो बहुत ही क्लियर था कि अगर 500 रुपए में लिया तो एटलीस्ट 1200 में बेचना है। तो दैट वाज अ सिंपल मैथ्स कि रेंट कितना है और सैलरी कितनी। एंड ये स्टोर आप ओन करते थे उस टाइम पे? जो नहीं, रेंट पे था। 10,800 रुपए। ओके, ग्रेट। एंड वंस यू स्टार्टेड डूइंग दैट बिजनेस, ये कितने दिन तक किया आपने रिटेल स्टोर चलाने वाला? रिटेल ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल चलाया मैंने। बट मैं मतलब इनिशियल 2 साल में ही रिटेल में था, और फिर मैंने एक दो टीम का मेंबर बना के आई हैंडेड ओवर द रिटेल स्टोर टू देम एंड गॉट इनटू ट्रेडिंग, जहाँ मैं बहुत सारा ज़्यादा ये सरप्लस लेता था एंड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू अदर रिटेलर्स। देन इन 2012 while dealing with these factories, something very strange happened. So while dealing with all these factories, there was one particular factory who were ready to sell out the fabric also. Okay. It was worth 25 lakhs. मेरे पास buyer ready था। 25 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने थे, 2.5 लाख में कमाता अगर इस फैब्रिक को प्लेस ए से प्लेस बी मूव करना था। बस That's it, just movement कुछ नहीं करना था। मैंने सारे स्वॉचेस मंगाए, मैंने मेरे बायर को दिखाया, उसको समझ आ गया कि ही वांट्स टू बाय दिस। और ये बायर आपने ढूंढा कैसे? बिकॉज यू वेर इन दिस फैब्रिक लाइन, तो ये बायर आपको एग्जैक्टली मिला कैसे और आपको क्या पता चला कि ये प्रोडक्ट यहाँ पड़ा है? यार उस टाइम पे ना ये ब्लैकबेरी फोन था, तो वहाँ पे यू कुड डू दिस ब्रॉडकास्टिंग। तो मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग थे, एंड थ्रू दैट समवन रीच्ड आउट सेइंग कि आप, मैंने सुना आपके पास ये फैब्रिक है एंड आई एम इंटरेस्टेड, एंड दैट्स व्हेन ही केम इन एंड ही एक्चुअली लाइक द फैब्रिक। मैंने खरीदा भी नहीं था फैब्रिक, मैंने बस स्वॉचेस ही फैक्ट्री से लाए, और मैंने बोला अगर मेरे पास बायर हुआ तो आई विल कम एंड बाय इट। तो मैंने वो किया। हैड टू इन्वेस्ट 25 lakhs, मेरे पास थे भी नहीं, मैंने दोस्तों से लिया और थोड़ा बहुत डैड से लिया, और आई डिड दैट ट्रांजैक्शन। बट टू माई बैड लक द फैक्ट्री हैड एन ऑडिट, और वो कुछ 30-40 दिन भेज नहीं पाए, तो उस वजह से उन्होंने शिपमेंट डिले कर दिया। And post that, the buyer who committed to buy said it's too late. I don't need this fabric anymore. And आपने वहाँ पे कमिटमेंट कर दी थी? हाँ, मैंने पैसे भी दे दिए थे। तो I was sort of stuck. Didn't have place to even keep that fabric. Had to keep it at a friend's garage. Then I started distributing the swatches that I had to all the retailers that I knew. I was like, कैसे भी मुझे bail out होना है इससे। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में जिसके 17-18 दुकानें थी उस टाइम पे, जो सरप्लस ही बेचता था। तो he called me up and he was like, Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of them? And I was stunned. मुझे प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बस बोला यार 200-300 पीस बना के भेज दे, अगर चल गया तो I will bail you out of this situation. That's when the real hustle started. Found a small manufacturing unit, sat there for almost 6 weeks just to understand how a shirt is made.
ओके, राइट, मतलब एंड दिस वाज इन बैंगलोर आई इन गेस। बैंगलोर। तो सुदाम नगर Yeah. बैंगलोर में था, छोटी सी फैक्ट्री, वहाँ मैं हर रोज जाता था, सिर्फ सीखता था कि शर्ट बनाते कैसे। सो एंड ऑफ 6-7 वीक्स आई मेड दीज 300 pieces samples, shifted to Bombay. Over the weekend, all those shirts flew off the counter. Oh, And ended up converting that entire batch of fabric to shirts and made 6.5 to 7 lakhs while I was making 2.5 lakhs selling the fabric. Yeah. So, you know, that's when I got enlightened ke manufacturing is a much larger business. And from 2012 until late 2019, I was sort of running a buying house, jahan pe we used to design, manufacture and distribute products across different categories for, you know, a lot of Indian and international brands. ओके, सो थोड़ा सा ये बताइए, बिजनेस जो आपने किया था एसेंशियली बाइंग फैब्रिक, गेटिंग द एंड प्रोडक्ट मेड, गेट सम वैल्यू एडिशन डन, ये कितना बड़ा बिजनेस हो गया था बाय 2019? By 2019 we were almost 70-80 crores sort 70-80 of ARR. crores। एंड आपने इसके जो बायर्स थे वो आपने बताया कि वो डोमेस्टिक भी थे, इंटरनेशनल भी थे, एंड ऑब्वियसली यू हैड अ हसलिंग नेचर, यू हैड अ ग्रुप। इनको फाइंड करना, और क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार। आई थिंक यू नो इफ जिसको भी अगर कुछ करना है, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। लाइक यू हैव टू जस्ट कीप फाइंडिंग वेज टू एंटर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बॉम्बे में जो मैं जिस रिटेलर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ सरप्लस क्लोथिंग देने के लिए, सो दैट स्टोर वाज कॉल्ड क्लोथ्स रैक, वेरी फेमस शॉप इन बॉम्बे। वहाँ के ओनर थे राजीव शाह, और यू नो ही वाज स्पोकन अबाउट एवरीवेयर कि यू नो इनकी 20-25 दुकानें थी, एंड ही वाज लाइक अ फ्लैम्बॉयंट गाय, यू नो BMW कार्स एक्सेट्रा। यार आप 16-17 साल के हो, आप देख रहे हो कि यार ये लाइफ में मिल जाए तो बस। तो मैं वहाँ जाता था, फर्स्ट डे मैं गया, बाहर बैठा रहा, नो वन रेस्पॉन्डेड, बोले सर बिजी है। तो मैं फिर अगले दिन गया, फिर सुबह बैठा था, फिर बोले सर बिजी है। थर्ड डे ही केम आउट फॉर अ स्मोक, दैट्स व्हेन ही सॉ मी, एंड आई यू नो समहाउ ब्रोक दैट कॉन्वर्सेशन। मैंने बोला सर मैं 2 दिन से हूँ, मैं बैंगलोर से आया हूँ, और ये हम यू नो बनाते हैं, और ये मेरा सरप्लस है, आपको दिखाना चाहता हूँ। उसने बोला यार 2 दिन से तू यहाँ क्यों बैठा है, चल चल अंदर आ। दैट्स हाउ आई ब्रोक दैट कॉन्वर्सेशन, एंड यू नो ही बिकेम वन ऑफ माई लार्जेस्ट सॉर्ट ऑफ कस्टमर। So that is how you started making your set of consumers, your set of people whom you can probably upsell, etc. तो ये बिजनेस अच्छा चल रहा था। ये इसके बाद आपने स्निच कब शुरू की? स्निच की शुरुआत हुई 2019 में। मोर लाइक मतलब मुझे रिटेल कुछ नहीं आता था यार, मैं बीकॉम ड्रॉप आउट हूँ, राइट। मुझे कुछ नहीं पता ई कॉमर्स क्या होता है, रिटेल क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। ऑल आई न्यू वर रिटेलर्स, एंड बैक ऑफ द माइंड आई ऑलवेज हैड कि यार कुछ ना कुछ तो खुद का शुरू करना है। तो आई वाज सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट व्हाट अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल। 2 चीज़ें जो मैंने देखी, मैं 10 साल बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम कर रहा था, और सब एक ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे कि 2 सीजन के कलेक्शन बनाने, एक समर हो गया, एक विंटर हो गया, उसकी प्लानिंग वो 12 से 16 महीने पहले से शुरू कर देते थे, और वो रिस्की business tha, right? While brands like H&M and Zara were coming into India and disrupting the traditional model of business. And I asked myself, why aren't Indian brands doing this? 2 things that I realized is, one, you need to have a moat when it comes to supply chain. Because if you want to create new designs frequently, you need to make sure that you're able to deliver products in 30-40 days. क्योंकि cycle बहुत बड़ा है production का, that is why brands used to plan 12-18 months before, right? और मुझे लगा यार मैं ऑलरेडी सप्लाई चेन में हूँ, लेट मी एटलीस्ट ट्राई। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड स्निच, मोर लाइक अ B2B ब्रांड। तो ऑल आई न्यू वाज रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया। तो बट वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर, राइट। टिपिकली अगर आपके पास एक मल्टी ब्रांड आउटलेट स्टोर होता है, आपके पास 20 से 25 ब्रांड्स होते हैं, हर ब्रांड आपको 6 से 8 महीने पहले एक रोड शो पे बुलाता है, ठीक है। वो अपना पूरा कलेक्शन दिखाता है, आपको ऑर्डर्स बुक करने, आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या बिकेगा, वो आप पे बेट लेके वो माल बनाएगा और फिर आपको डिलीवर करेगा। तो बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व था, रिटेलर के लिए भी, ब्रांड के लिए भी। तो हमने बोला हर रिटेलर को कि वी विल गिव यू न्यू स्टाइल्स एवरी डे, यू कुड ऑर्डर एज लो एज 25 पीसेस, देयर इज कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। ओके, दैट वाज द सिंपल थीसिस ऑफ स्टार्टिंग स्निच। हम प्रोडक्ट ऑन द लेबल स्निच बनाते थे, हर रोज रिटेलर को इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, फिर हमने छोटा ऐप बना दिया, एंड वी यूज्ड टू डू दिस। दैट सॉर्ट ऑफ किल्ड द एंटायर प्रेडिक्टेबिलिटी मॉडल फॉर रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर को पता था कि आज मेरे पास अगर ये बिका है तो मैं कल सुबह ये फिर खरीद सकता हूँ। ये रिटेलर्स जो आपने बताया, ये कौन से रीजन में थे?
पैन इंडिया थे, मतलब लार्जली साउथ बट थोड़ा बहुत वेस्ट ऑल्सो। और ये जो रिटेलर्स थे, लाइक हाउ डिड दे गेट द कॉन्फिडेंस कि आप उनके साथ प्रॉब्ली नए ट्रेंड्स लॉन्च करते जाओगे? वाज देयर सम कुछ प्लेबुक दिखाया था आपने, या वो कन्विंस कैसे किया? मेरा ऑलरेडी बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप था बहुतों के साथ, एंड इट बिकेम वेरी इजी। मतलब कुछ को इन्वेंट्री में ऐसे ही भेज देता था कि बनाया आप, बिकेगा तो रख लो वरना वापस भेज देना। और फिर वो स्लोली वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो गया एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड बाइंग। एंड दैट टाइम जब आपने B2B ऐप बनाने की कोशिश की थी, ये भी स्निच ब्रांड के अंडर ही था? हाँ, स्निच ही था। स्निच। और उससे पहले आप करते थे प्रॉब्ली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग जाकर करते थे, तो वहाँ से लोगों को कन्विंस करना कि आप मेरे ब्रांड में रखिए, वाज इट अ डिफिकल्ट जर्नी? It was a difficult setup, but I think people knew my capability, and plus they knew that these products are amazing, and even if they had to plan making it themselves, it will take 6 to 8 months. Okay. So the moat was the supply chain. कि आप अगर आज कुछ सोच रहे हो, मैं उसको 5 दिन में बना के आपको दे सकता हूँ, right? So that was the moat that we had always. And ये मोट काफ़ी लोगों ने बाहर से रिसर्च की है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ग्लोबली आपको फास्ट फैशन विन करना है तो कोई ज़ारा का नाम लेता है, कोई H&M, बट लोग कर नहीं पाते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट वर द बिजनेस ऑपरेशंस कॉल्स चॉइसेस जो आपने लिया था कि देखिए बना के सिर्फ 25 का MOQ देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। करेक्ट। कि तो इसमें आपने क्या किया? लाइक डिज़ाइंस खुद बनाते थे 25 में, ऑब्वियसली आपको वेंडर से उतने ही कपड़े लेने पड़ते थे, लोग उसमें मना करते थे, तो हाउ डिड यू प्लान दैट एंटायर थिंग? तो यार हम बनाते थे एटलीस्ट 250, और 250 में हमारा ये होता था कि 10 रिटेलर एटलीस्ट हमें चाहिए ये बेचने के लिए, राइट? हमारे पास नेटवर्क था ऑलमोस्ट 1000 रिटेलर का। Okay. इट बिकेम वेरी इजी टू मैनेज दैट। बट टॉकिंग मोर ऑन द सप्लाई चेन पीस, आई थिंक अपैरल एक ऐसा धंधा है जो कोई एक्सेल शीट नहीं बना सकता, एंड बाय दैट आई मीन कि आप ऐसे कोई परसेंटेज ग्रोथ नहीं डाल सकते। और जैसे आप AOP बनाते हो कि हाँ ये ऐसे मूव होगा, ट्रैफिक पे इतना स्पेंड करोगे, ये आपका कन्वर्जन रेट है, और ये आप बिजनेस प्रिडिक्ट कर पाओगे। फैशन इज अ बिजनेस दैट नीड्स टू बी बिल्ट बिलो द बेल्ट, राइट? विच इज हार्ड कोर सप्लाई चेन बिजनेस। जिसने वो क्रैक कर लिया, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू देन ऑपरेट। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, लाइक व्हेन यू स्पीक अबाउट सप्लाई चेन, राइट, समवन हु इज विलिंग टू स्टार्ट न्यू, वो सप्लाई चेन के कौन से एलिमेंट्स देखता है? क्या वो सोर्सिंग होती है, क्या वो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इफ़ आई लुक एट द एंटायर फ्लो, लाइक स्टार्टिंग विद सोर्सिंग, लाइक आपकी सोर्सिंग लोगों से अलग क्यों थी? एंड यार मुझे नहीं लगता, देखो किसी के पास भी है ना तीसरी आंख नहीं होती है, तो नॉट डिड वी हैव। आई थिंक इट वाज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट a lot of people in India are very very passionate, but when it comes to execution they are very scared. And I had nothing और to डिटेल lose. में बताइए व्हाट डू यार मतलब द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बहुत लोग है ना बहुत कुछ सोचते हैं रात को, मतलब सबके अंदर एक इलॉन मस्क आ जाता है, बट जब वो सुबह उठते हैं एवरीथिंग फ्लशेस आउट, राइट? लाइक आई एम श्योर in your head you might be getting so many new ideas every day, but barely 1% of them are executed. But मेरा वैसा था ही नहीं। अगर मैंने सोच लिया कि ये करना है, I don't want to regret anything in life के काश मैं ये 30 साल पहले कर देता। So that was very clear. तो I had that risk taking ability naturally in me. So probably आपने सोर्सिंग अच्छी की, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग थी, अभी तक कुछ इन हाउस तो नहीं था मैन्युफैक्चरिंग? कुछ भी नहीं, आज भी नहीं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वेंडर्स, इनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना, इनके साथ बिजनेस करना, उनको ढूंढना, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टिल हैपेंस इन बैंगलोर। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट पार्ट? लाइक उसकी कोई लर्निंग्स, उसकी कोई चैलेंजेस, उसकी कोई स्टोरीज कुछ तो बताइए। 2012 when I got stuck with the fabric, I somehow found one small factory through my Jiju, and that's how I knew something about manufacturing, right? There was no sort of playbook कि ये करने से ये हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक सो जो मेरी प्लेबुक है वो किसी और के लिए भी काम आएगी, राइट? लाइक एवरी बिजनेस, एवरी पर्सन इज वेरी डिफरेंट, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड बीइंग इन दैट एंटायर सप्लाई चेन फॉर 10 years इज द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, राइट? लाइक अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, विच मीन्स अगर आप 10,000 पीस महीने के बनाते हो, तो उनका सीजन ऐसा होता था कि 8 महीने वो 10,000 पीस बना लेते थे, 4 महीने उनके पास 6,000 से लेके 3,000 के ऑर्डर होते थे, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे यूज्ड टू सफर, एंड व्हाटएवर दैट दे मेड इन दैट 8 months दे यूज्ड टू लूज।
I went to these factories. The first factory that I started off, when we started Snitch, I went back to him only, saying कि look, I know this is the problem. I will cover you up for 12 months. आपकी जो capacity है वो मैं पूरी दूंगा. There are 3 promises. One is I will decide the MOQ. 2, I will decide what moves in first, what moves out, last. And I will, sort of upskill your laborers and make this factory very, very agile. And by agility, I mean, today my shirt manufacturing unit can also make boxers and pajamas. My denim manufacturing unit can also make cargo pants and jackets. Because the machinery was the same. It was just skill development that you had to enhance. Most of the machineries were very, very similar. This is very interesting. Actually, कोई भी एक ब्रांड होता है ना, वो अपने ट्रेंड पे बेट लेता है, या आपने मैन्युफैक्चरिंग पे बेट ली, या वो रादर मैन्युफैक्चरर पे बेट ली कि वो आपका काम करेगा. तो जब आप ये बेट ले रहे थे, एंड उस टाइम पे द रीज़न वाई दे फॉलो दी साइकिल्स आर प्रॉब्ली क्योंकि डिमांड भी शायद वही साइकिल फॉलो करता है. आपने वो डिमांड वाले साइकिल को हेज कैसे किया था? यार देखो, आई डोंट सी डिमांड बीइंग अ कंस्ट्रेंट एवर इन फैशन एटलीस्ट. इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, टाइम इज ह्यूमंगस. I strongly believe there are 1,000 brands like Snitch that can exist. तो from a demand perspective तो कोई था ही नहीं कि नहीं है. The second, when it comes to sort of hedging, I would say मुझे पता था कि 10,000 पीस तो मैं कोई भी हालत में बेच दूंगा महीने के. तो एक ही फैक्ट्री तो अभी हमें करनी है वो. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. फिर जब हमें 15,000 होने लगे, फिर हमने एक और फैक्ट्री ऑर्डर की. जब 25,000 हो गया, फिर हमने एक और ऐड की. एंड in that process, what happened is the manufacturer also started to grow. He started building his capacities. Okay. The first manufacturer who was working with us was making 8,000 shirts for me a month. Today manufactures 1.8 lakh units a month. Wow. Imagine his growth. Yeah. उसने गाड़ी ले ली, घर ले ली, मतलब जो possibilities थे life के, he did because he betted on me. So I think more than creating a brand, B2B is an amazing industry which a lot of people should actually venture into, right? So this is very interesting. I think Snitch को आपने शायद 2019 में नहीं, आपने शायद 2012 से शुरू किया था. That is probably how your journey was, because all the learnings जो आप बता रहे हो just दिखाता है कि आपने जो initially 7-8 साल जो आपने probably experiment किया था, young blood, keep on experimenting with new things, it just started there. So अब B2B में आपने बताया कि you took manufacturer on a confidence side, आपके contacts already थे, 1,000+ retailers आपके network में थे, probably आपने हल्की फुल्की tech भी बना ली थी through the B2B app. Then when did actual consumer app start? And consumer app में आपने कैसे pivot किया? तो उस पर थोड़ा सा और बताइए. So again, consumer app पे pivot करना मेरे हाथ में था ही नहीं. हमने 2019 में शुरू किया और मार्च 2020 the world shut down, right? COVID. We were left with a huge inventory. The first thing that came on my mind was either go on a marketplace, try and liquidate stock. But वहाँ जब जाके देखा तो already too many brands, and P&L was not making sense. So with that sort of leap of faith, we started Snitch.co.in था उस टाइम तो. July 4, 2020. Team of 4 people, 35 products. And तो एक बात बताइए, जब आप लोग स्विच शुरू करने वाले थे उस टाइम पे आपकी टीम तो ऑलरेडी होगी जो B2B संभालती होगी. B2B संभालने वाली थी कुछ, बट कोविड के टाइम पे बहुत लोग गांव चले गए थे और वो फिर वापस आए. That's why you had to like very few people you had. हाँ, we had only 5-6 people. यार, everything was completely shut. मतलब मैं खुद ही orders pack कर रहा था. And a lot of 4-5 of us were packing orders every day. And every that Shopify tring sound used to give some crazy dopamine hit. But as soon as we started, I think we started with 35 products, and then we started adding and 35 were shirts. I think 30 शर्ट थे, 5 बॉक्सर थे. 5 बॉक्सर. And I don't know, कोविड में कुछ तो हुआ था कि boxers were just flying off. सब घर पे बैठे थे इस टाइम. मतलब it was insane, and we used to make boxers which had pockets, right? Like you could even wear it at home. Correct. All day. So that sort of gave us tremendous growth initially itself. एंड बॉक्सर्स जैसे आपने बताया कि इधर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम फैसिलिटी जहाँ आपके शर्ट्स बनते थे, एंड बॉक्सर्स रियली टुक ऑफ. बट बॉक्सर्स में क्या आपने ब्रांड बनाया था, लाइक वाज इट अंडर स्निच लेबल? या इट वाज ऑन अंडर स्निच लेबल ओनली, बट आई डोंट थिंक सो उससे कुछ ब्रांड बना था. यार मेरा थीसिस टुवर्ड्स ब्रांड इज वेरी वेरी डिफरेंट. वन इज you cannot build a brand.
consumers build the brand. Yeah. Right, like no one can come out and tell I've built this brand. It is always the consumers who's building the brand, right? And second is, when you're thinking of building a brand, it can't be a amazing campaign that you do, or what are you talking about. It is, are you sort of delivering on every promise that you've made. तो जब भी हमने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड यू नो इट्स ऑल स्टार्टेड विद कंटेंट मार्केटिंग, देन वी लर्नड हाउ टू डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग थ्रू यूट्यूब एक्सेट्रा, एंड आर यू नो इवन आई थिंक व्हेन वी वर डूइंग अबाउट 100 ऑर्डर्स अ डे, आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे रिफंड पिकअप पे ही देना है. तो द ट्रेडिशनल प्रोसेस पहले जो चलता था ई कॉमर्स वर्ल्ड में, एटलीस्ट जो नए ब्रांड थे, वो ये था कि कस्टमर ऑर्डर करता था, वो कैश ऑन डिलीवरी अगर किया है तो उसको डिलीवरी मिलता था, एंड देन वंस ही इफ ही वांटेड टू रिटर्न, वो 7 दिन वापस लगते थे आने में, उसके 7 दिन क्यूसी के बाद रिफंड मिलता था. Correct. I said, why? At pickup, why can't we do that? So, you know, spoke to all the logistic partners, got them build this tech, and we enabled it. Wow. So, every small step that we've taken is thinking of consumers always. So this is very interesting. I think very few brands speak about consumers. सब ब्रांड इमेजरी की बात करते हैं, बोलते हैं मेरा ब्रांड का लुक एंड फील क्या है, एंड देन कंज्यूमर्स के बारे में लोग प्रॉब्ली ऐसे बात करते हैं, आई डोंट थिंक दीज थॉट्स डू रिमेन विद देम. और ये कंटेंट मार्केटिंग, लाइक डिड एनीवन नो अबाउट कंटेंट मार्केटिंग? हाउ डिड? नहीं था यार, मतलब ऑनेस्टली बोलूं, कोविड में सब लोग घर पे बैठे थे. मतलब आप बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर या एक्टर को इंस्टाग्राम पे डीएम करके एक फ्री शर्ट भेज के करवा सकते थे. यू शुड हैव द इंटेंट ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट थिंक कि यार मैं इसको ये बोलूंगा तो ये कैसे लगेगा, व्हाट विल बी द इमेज ऑफ माई सेल्फ. मैंने बोला भाई खोने के लिए क्या है. जिनको जानता हूँ सबको हमने डीएम करना शुरू कर दिया. बैंगलोर में जो मेरे दोस्त थे, जो थोड़े बहुत फेमस थे, जो कोविड में यू नो वो रील वगैरह बनाते थे, सबको started reaching out and sending them. That's how, you know, word of mouth starts kicking in. Perfect. Now, I think जो आपने हसल बताया ना, आपके हर स्टेप में मुझे हसल दिख रहा है कि इवन फॉर कंटेंट मार्केटिंग आपने बस लोगों को प्लास्ट कर दिया मैसेजेस. मी एंड चेतन हु इज अ सीएमओ, हम तो बस जो तू कितने को जानता है मैं कितने को जानता हूँ, यूज्ड टू स्टार्ट डीएमिंग एंड यू नो आस्किंग देम कि यार ये है, हमने एक लॉन्च किया, आप कुछ भी नहीं एक स्टोरी डाल दोगे, आप कुछ नहीं एक रील बना दोगे, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. लाइक इट वाज वेरी वेरी नेचुरल. एंड क्या कंटेंट से बहुत सारे यूजर्स स्टार्टेड लाइकिंग द ब्रांड, और वाज इट स्टिल द प्रोडक्ट व्हिच वाज द हीरो? आई थिंक eventually it is always the product, right? Like you can create a demand, but if the product is not meeting the sort of aspiration that you've created the demand for, then it is always zero, right? Correct. So we knew the product was amazing, we knew our pricing was amazing. All we wanted was, you know, audience. So अब आपके पास इनिशियल ऑर्डर्स आने लगे, एंड प्रॉब्ली तो इनिशियल सप्लाई चेन में, लाइक इनिशियली जब भी कोई ई कॉमर्स करता है तो आई थिंक रिटर्न्स से बहुत स्ट्रगल करता है इनिशियल पार्ट. उसके बाद वो सीख लेते हैं कि कैसे रिटर्न्स करें. तो कुछ उस टाइम की लर्निंग्स थी कि क्या रिटर्न्स होते थे, कितने परसेंटेज होते थे, फिर आपने कैसे मैनेज किया? बहुत सारे केसेस में लोग ऑर्डर करके कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते, डोर स्टेप पे रिटर्न कर देते हैं, तो उन ओन ब्रांड की सब स्टफ. तो वो थोड़ा बताइए. I'll tell you. Interestingly, this I learned again going back to 2012. Okay. You know the clothes rack that I spoke about? People were scared to supply him because उसके returns बहुत high थे. Okay. मतलब वो बहुत stringent QC करता था अपने retail stores में भेजने के पहले. So a lot of people never used to supply him, saying कि यार ये returns बहुत करते हैं. तो मैंने बोला अगर ये returns बहुत करते हैं तो क्यों करते हैं, वो समझते हैं. And that's how I started building a process towards my quality of the product. And that then became like a habit, right? And when we started Snitch also, it's not like the product was always great. Obviously, you know, you're learning, there is a lot of changes that's happening, you're playing with different fabrics, you can't even sit with one silhouette and say ये सब पे चलेगा या एक fusing सब पे चलेगा. You'll have to keep reiterating. So through that we started reading the data very strongly, saying initially in the 0 to, you know, maybe 0.1 journey, we used to speak to consumers, try and understand what is the problem if they have returned the product. Through that we started optimizing on the size charts that we were uploading. और मेजॉरिटी केसेस साइज इश्यूज ही होते थे. I think largely e-commerce में what I've seen is one, the product does not look same as per the image.
तो हमने उस पर बहुत इन्वेस्ट किया, मतलब मुझे आज भी याद है मैकबुक लेना पड़ा हमें 1.5 लाख रुपए का सिस्टम जस्ट टू नो के यू नो प्रोडक्ट और स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं. एंड यू नो वी हैड एन एडिटर whose job was only to make sure that both these things look very very similar. And second obviously has been the fit and the quality of the product. बट इंडिया इतना डाइवर्स है, इस पे सबकी बॉडी टाइप अलग है, बहुत अलग है. सबका फिट अलग होगा, तो हाउ डू यू गेट स्टैंडर्डाइजेशन देयर? So like I told you, you don't need standardization. You need to know what do you want to cater to. So the idea was 10 years of manufacturing. I had over 1,000 patterns with me of different brands. Right, like it became very easy कि अगर आपको ठीक है, मैं फिर देखता था ये ब्रांड कहाँ बेचता था, वो अगर लार्जली इंडिया था तो यू नो दिस पैटर्न विल मेक सेंस. एंड देन वी स्टार्टेड ऑप्टिमाइजिंग एवरीथिंग. आवर बेसिक थीसिस वाज गेट इन द यूरोपियन कल्चर बट मेक इट फॉर इंडियन बॉडी टाइप, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड यू नो इंडियन सॉर्ट ऑफ ऑडियंसेस, स्किन टोन्स एक्सेट्रा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक आपकी जो भी लर्निंग्स थी, दिस आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स कि आपको कहाँ लेके जा रही है. People think Snitch is a 5-year journey. For me, it is a 17-year-old story. So no, that is being reflected. जिस तरह से आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, I think that is very clearly. So now आप या फिर अदर वेबसाइट लॉन्च हो गई, वेबसाइट लॉन्च होने के बाद फिर ऑर्डर्स आने लगे, फिर उसके बाद कितने दिनों बाद शार्क टैंक हुआ? I think उसके 2-2.5 साल बाद. I remember watching that episode and it was amazing. I think it was really, I think आपकी जो स्टोरी आप जो मुझे बता रहे हैं ना, वो आपने बहुत ही छोटे कंसाइज फॉर्मेट में वहाँ पे बताई थी. थोड़ा उसका एक्साइटमेंट बताइए. शार्क टैंक में आपने सोचा कैसे कि आप शार्क टैंक में जाएं? और आई थिंक इट वाज सेकंड सीजन, राइट? सेकंड सीजन. एंड फर्स्ट सीजन में आई थिंक पीपल लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग. तो थोड़ा वो बताइए, लाइक शार्क टैंक क्या था? फर्स्ट सीजन वाज अ मैसिव सक्सेस, राइट? एंड तो सेकंड सीजन जब शुरू हुआ तो यू नो me and my marketing team were just sitting and उन्होंने बोला कि we should do this. I was like okay. And they filled up the forms, you know, whatever details that were required I did. Then I had to do one audition in Bangalore. Went in Bangalore, did that audition, got selected. Then I was called to Bombay. So me and Chetan both went to Bombay. We stayed for almost 2-3 days. My travel was taken care of, you know, my hotel stay, everything was taken care of. And then came the day, right? मुझे एक रात पहले बोला था कि आपका कॉल टाइम है सुबह 7 बजे. तो मैं उस चक्कर में पूरी रात सो नहीं पाया. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो दे सेड यार सम अदर women's brand is already gone who have modeled ramp walk shows and we can't send you immediately next because even you have same, so we will call you in some time. और वो some time आया रात के 10 बजे. And I was like completely in a zombie mode. मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ all day. I just had a you know black coffee shot and I entered the tank and I said let me just be myself. Let's not overthink and whatever it comes I will take it up. And I think the rest was just natural conversation. Correct. So after that, अगले दिन क्या हुआ? After the show was aired, I think when the show was airing, our traffic was at 30x. Wow. Live, right? We were watching the episode and left side पे एक screen दिख रहा है, which is the traffic spiking to almost 30x. And I think it was, as a brand, what is the number one thing that you want? You want credibility and trust. Shark Tank gave us that credibility and trust, which actually, you know, connected not only me but the entire brand to the consumers. Yeah. So then अब फेम आ गई थी. अब पता चल गया था कि शार्क टैंक में हीरो को स्निच है. स्निच एपिसोड इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट, लाइक इट वाज, आई थिंक शार्क टैंक के लिए भी एक मोमेंट था. सो रादर देन स्निच के लिए मोमेंट, आई विल से आल्सो वाइस वर्सा. सो उसके साथ जब ग्रोथ आई तो क्या ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी आए? बहुत. तो थोड़ा वो बताइए कि जब कोई मान लीजिए ऐसे कोई एक वायरल मोमेंट हो जाता है या फिर एक प्लेस होता है जब लोग आपके बारे में जानने लग जाते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? आई थिंक बहुत सारे थे. 1 or 2 वुड बी के जब डिमांड इतनी आने लग जाती है ना, आपके पास इन्वेंट्री इतनी है और वो कट साइज में जाने लग जाती है. एंड यू नो वी स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू ब्रिंग इट रियली फास्ट. एंड that one phase still stays with me. We should not have done that because we let go a lot of customers because of that. And that was like a very, very big learning for me, saying we can delay launches, we can delay growth, but we should never, you know, hurry up in terms of the process that we've set. And that was a very, very big learning. ये मेरे को लगता है मैं जब भी ब्रांड से बात करता हूँ ना, सब
के जर्नी में ये एक स्टेज आता है जब उन्होंने अपने ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो, हाँ। बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज कभी पैसे की किल्लत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, एंड सबकी सबसे बड़ी लर्निंग वही रहती है कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक यू अडेप्टेड वेल, तो ऑब्वियसली आपने, बिकॉज यू हैड सीन व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू नॉट फॉलो द राइट थिंग्स। उसके बाद जब ग्रोथ आने लगी, उसके बाद आई थिंक आपकी अगली जर्नी प्रॉब्ली आपके ऐप की तरफ शिफ्ट हुई होगी कि आपने, हाँ, I think app was launched when we went to Shark Tank. I think maybe a few months before that only. Okay. And we started seeing good retention on the app also. So, and you know, overall the focus was then if you want to enter someone's wardrobe, at least enter their phone. मतलब वो simple thesis था. Nicely And that's how we, you know, took that bet कि हमें app करना चाहिए. सो ऐप में भी ना अब क्या होता है कि लोग ऐप तो बना लेते हैं, अब ऐप में चैलेंजेस क्या आते हैं कि एक बार बना दिया, किसी एक एजेंसी को हायर कर लेते हैं, ऐप को बना के उसका आई थिंक कुछ जो भी पैसा देना होता है वो दे देते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। बट आई थिंक यू हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन टेक, यू हैव ऑल्सो हायर्ड पीपल हु आर प्रॉब्ली डूइंग दीज थिंग्स। सो थोड़ा वो बताइए वो थॉट प्रोसेस की, at one point where you were probably doing contract manufacturing with someone to now running a brand and then integrating tech with it. Obviously being in Bangalore helps you a lot, but you explain how has your tech journey been? Like how do you think about tech and what is the future process around it? I think, you know, I'm a very, I mean, the best person who could inspire me in life was Alibaba's founder, Jack Ma, right? Like, I used to watch a lot of his podcasts during the entire lockdown. One thing that I learned from him was you don't need to be an engineer to actually start a technology company. All you need is common sense. And if you're able to hire the right people who are much more smarter than you, then you know everything else becomes very, very easy. So whenever it came with hiring, I think I was blessed that we got in a lot more smarter people than me. Who actually taught me how do you even look at data. मुझे कुछ नहीं पता था. मैं अगर आप बोलोगे ना एक्सेल शीट है, ये ड्रैग करके टोटल बता दे, मुझे नहीं आता. ऑनेस्टली मुझे नहीं आता. मुझे बस पता है कि क्या करना है और क्या आउटपुट लाना है और क्या इनपुट से वो मुझे पता है. वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता है. तो आई यूज्ड टू सिट विद देम, यू नो, सॉर्ट ऑफ make them explain about this business so that they could then come up and tell okay, this is how you look at these things, that you know older than this is this inventory, velocity basis पे ये dead stock है, you know, cut sizes ये आपके दिख रहे हैं. All of that was just because I kept asking the right question. This is very interesting. I think जब एक founder driven org होता है तो उसके जो आइडियाज़ होते हैं उसको इजीली एक प्लेटफॉर्म पे लाके दिखाना ये चैलेंजिंग होता है. हर कोई कर नहीं पाता. कोई कभी किसी को हायर कर लेता है, कोई कुछ. आई थिंक हायरिंग में यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर टीम बिल्ड. तो अभी आपकी टीम कितनी बड़ी होगी अप्रॉक्सीमेटली? Oh, including the retail and warehouse, we are 2,000 plus. 2,000 plus people. Yeah, but in the HQ we are about 250 of us. 250. And 250 में कौन सी टीम्स है जिस पे आपने जैसे इन्वेस्ट करा है? क्योंकि हर कोई जो कोई ब्रांड बनाता है जरूरी नहीं वो टेक पे इन्वेस्ट करता है. तो इस टाइप में आप बताइए कौन सी बड़ी टीम्स है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, थिंकिंग दैट इट विल बी लॉन्ग टर्म फॉर अ बिगर सस्टेनेबल कंपनी? आई थिंक इट इज ऑफ कोर्स, एंड एवरी टीम दैट वी हैव मेड इज वेरी, वेरी स्मॉल. मतलब मुझे ये 250 लोग जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी 50 to 60 में भी द कस्टमर सपोर्ट वाला टीम, राइट? लाइक इन द रियल HQ we are just 180 folks who is responsible to run the entire business. And so there's obviously brand marketing, then there is tech, then there is control tower, then there is कंट्रोल टावर क्या करता है? कंट्रोल टावर का काम है सबको सिग्नल देना. ओके. बस वो मुंशी जी हैं इस धंधे के, जो बता देंगे कि भाई ये आपकी फटेगी तो आप ये इसको पहले ही चेक कर लो. एंड हाउ डिड यू फाइंड पीपल फॉर दिस? आर दोस जर्नलिस्ट? लोग कौन थे आपकी जान आई पहचान से आते थिंक they should have one sort of specialty and then they could be generalist. That's how I think of it. You should be really good with one thing, but you should know how to do the business. Perfect. And I think it was just so natural that, you know, every hiring that I've done just came into me rather than me going into them. And by that I mean, like, you know, Chetan, who's our CMO, is my best friend's younger brother. So when I thought of building Snitch, he was the first person I contacted. Then when it came to finance, you know, my childhood friends who was managing my entire tax and audit, I told him, yaar, this is what we're doing. He said, my elder brother is free. You know, he's done some e-commerce. So he came in and he started listing us on Shopify, etc.
Then, you know, at later stage, a lot of other folks also started coming just because of word of mouth. वो बोलता था ये मेरा दोस्त है, कोविड है, बंद है अभी कॉलेजेस, तो you know customer support वैसे ही बना दिया हमने. So it all started happening naturally because I gave them ownership. And I think one of the only things that I've learned in life is, as a founder, you should know when do you step in and when do you step back. And not step out, but step back. Correct. So that people start taking responsibilities. And I've always believed in every people that we've hired and, you know, sort of given them that ownership. I'll tell you very interesting thing about when Aniket Singh joined us, who's our CBO, right? Like, I was speaking to Dalveer, who's the co-founder of Dunzo. And I told him, yaar, 2 saal ho gaye, we are crossing 100 crore plus. Okay. You know, no brand in the history of apparel has ever done this. Yeah. Even D2C mein, Correct. no one has done this. And I don't know, something is working, but I'm a dhande wala. I don't know how to corporatize this. And he just told me, yaar, you should meet this guy. He was with me at Dunzo. Abhi wo vela बैठा है और कुछ consultancy कर रहा है. So here comes the introduction of me and Mr. Aniket. We spoke once and after that I forgot. 2 months कोई बात ही नहीं. फिर उसका 2 महीने बाद ही kept messaging, but मैं respond ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना रोज का हसल ही चल रहा है. I couldn't respond to him. 2 months later, he sent me like a whole essay saying, you know, what is the value add that I can do? What is my, you know, what am I seeing about the apparel industry? I've, you know, studied a lot about your brand, this, that. And I was like, oh shit, I've never responded to him. And that's how he came in. The day he came in, he said, Sid, don't pay me. Pay me only the day I add value. I will do consultancy. If you want 1 day a week, 2 day a week, whatever that you want. It's okay even if you don't pay me. And I was like, okay. Day 1, he came in and he added some value. Day 2, he added some value. At a point, you know, he was there for 1 day a week, then 2 days a week, then 3 days a week, then 4 days a week, then 5 days a week. Eventually, he was there almost every day. And he actually inherited the entire team. Okay. Right? And because in a startup, especially where a founder is driving the business, becomes very difficult for others to inherit someone. Correct. And that just naturally happened. And, you know, my only question is, Aniket, do you think this can become a 1,000 crore business in 3 years? And he said, yeah, it can. And, you know, within 3 years, we've sort of accomplished that number also. So I think it was all natural. You know, even with our CTO, Maruti, you know, he was running his own startup where I was an angel investor. And, you know, that sort of did not pay out the way he imagined. And, you know, he just called me up and he was like, Sid, I actually, you know, want to learn entrepreneurship. While I'm a very good, you know, technology person, I think entrepreneurship is something that I would want to come in and learn. And, you know, that's how he joined us and then, you know, start building tech. So it just naturally started happening. Right. So I think you have, आपने शायद बताया नहीं हो, but I think एक बहुत unique capability है, आप ना लोगों को attract करते हो. I think even when every conversation you were saying ना, and you keep on persisting. आप पहली बार गए किसी के store में, आप 2 घंटे बैठे, फिर 2 दिन बैठे और आपने किसी से बात कर ली, then you are able to do that. Second, again simple examples कि मेरे दोस्त का ये था, मेरे भाई का ये था. Everywhere you are able to find that people connect, which I think is a very strong USP जो शायद आप अपने साथ bring करते हो. हाँ यार, I think that is naturally been inherited, I would say, क्योंकि वो ऐसा था ना कि I'm a strong believer कि किसी को कुछ फ्री में नहीं मिलता. You will have to work for it. Even if it is ask for it. हाँ, ask for it, slog for it, beg for it. Because maybe, आपने जितनी बातें कि मैंने बस पूछ लिया, मैंने बस उससे कुछ बात कर ली, मैंने इससे कुछ बता कि बोला कि आप जैसे आप फ्रेंड के साथ बैठे हो कि इसका ये कोई बैठा है, मेरे को ये करना है. आपने हर जगह शायद अपने हर कॉन्वर्सेशंस में स्टिच को एक बैकग्राउंड में रखा होगा. आई थिंक दैट हैपेंड फॉर लास्ट 15-16 इयर्स एंड दैट इज द रिजल्ट. नाउ एक आपका पिवटल मोमेंट पे आते हैं. आपने शार्क टैंक बताया, आपने ऐप बताया, आपने ऐप की ग्रोथ बताई. ऑफलाइन आई थिंक इज जो मैं देखता हूँ, आज मैं जहाँ भी देखता हूँ, कोई भी अच्छे एरिया में चले जाता हूँ, वहाँ एक स्निच का स्टोर होता है. बट सब सोचते हैं कि आज मेरे पास एक ऑनलाइन ब्रांड है, मैं ऑफलाइन जाना चाहता हूँ, बट कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता. मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है. तो वो जर्नी के बारे में बताइए. लाइक पहला स्टोर कैसे लॉन्च किया, उसके बाद क्या सोचते हैं आप और कैसे सोचते हैं ब्रांड के बारे में. लेट्स गो ऑन टू दैट जर्नी. यार सी, I'll tell you something. When we were trying to raise our funds in 2021-22, I met almost 50 plus investors. Okay. And you know, everyone told me one common thing, that fashion is a graveyard. Okay. Too many brands, too much inventory, too much discounting, no one survives. Yeah. And you know, that sort of hit me really badly because I was like, yaar,
I'm trying to build this, and but no one sort of believes in this. But then I realized that they are not, sort of their belief is not that snitch can't do this. Their belief is not on the category itself. So let's Industry नहीं prove कर that सकती। wrong. हाँ, ये industry ही ऐसी है. Was their belief, and not just biased towards me, right? That's when we started working on the inputs. Okay. So when offline started, I was just passing by a street in Jayanagar. Okay. Saw right side में to-let board, 2,200 square feet, phone number. I was there, opposite there was a tea shop, so I just called up, and the landlord said 3.5 lakhs is the rental. And I called up Chetan, and he was like, क्या फूक के कॉल कर रहा है? I was like, यार, see, it's a good opportunity. There is no retail presence here, and the best way to test retail, because you will know that what is the footfall. रेसिडेंशियल एरिया में था जयनगर में? तो जयनगर 11th में ओके। जो पीक कमर्शियल है उसके आगे ओके। के आगे वाले सिग्नल से शुरू होता है। ओके। तो वहाँ कुछ नहीं था। इट वाज हाफ रेसिडेंशियल एंड 1 or 2 कमर्शियल बैंक थे। ओके। तो मेरे दिमाग में ये था कि इवन इफ यू डू 7 to 10 lakhs in revenue, we will be profitable. So it took us about 2 months to design the store, and again in July 2023 is when we launched the store. Clearly remember that we did not call any large celebrity. We did not do a sort of influencer campaign. We just announced on our socials and WhatsApp to consumers saying we are launching our first retail store. Kapil, by 4 o'clock we had to barricade the store. Wow, ये ड्रीम होता है एकदम। मतलब unbelievable. I had goosebumps, and the entire HQ was there inside the store serving consumers, right? हम पूरी रात सेटअप कर रहे थे पहले, किसी को नहीं पता है VM क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। मतलब everyone are online first, and suddenly now you're thinking of range, lower depths, Correct. Widespread. How do you make the store look beautiful, etc. Our store manager was the only guy that I had hired who knew something about retail. उसने बोला सर मेरा एक दोस्त है वो VM है, उसको बुला देता हूँ वो रात को सेटअप कर लेगा. So I was there the entire night setting up the entire store. But first 15 days we did almost 50 lakhs in net sales. Wow. Then next month 80 lakhs. Wow. Next month 1 And this is crore. the same store. Same store. 1 month. Unheard numbers in Correct. the industry. Unit economics were phenomenal. That's when we knew that the brand has arrived, and we should double down on retail. We took almost 6 to 8 months of learnings, and post that in 14 months we've done 110 more stores across 45 different cities. This is very interesting and very inspiring. जब stores बनते हैं, आपने एक जगह पे खोया है, but every geography is different. Yeah. हर geography का style different होता है, हर geography का taste different होता है. कहीं पे आज आप एक store north east में खोलो versus आप west में खोलो, it is very different. Exactly. So आप अपने decisions कैसे लेते हो? So India is not 28 states; it is 28 countries. Yeah. Once you have that thought in your head very clearly, then you start taking decisions for every country. Yeah. So अगर आपको आज international जाना है, आप उस country के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ोगे. So the same way, we had served over 2 million consumers online. Yeah. We exactly knew where our consumers were. In that pin code, कौन क्या खरीद रहा है, क्या size बिकता है, क्या color बिकता है, and we just integrated everything. Wow. Like everything to our base, saying if I have to run a store in this pin code, what is the inventory mix that is going to be there? I mean, we were so sure about our inventory. And if I just जो भी पुराने लेगेसी ब्रांड्स होते हैं, राइट, वो ऑफलाइन टू ऑनलाइन आते हैं, तो उनके पास शायद ही डेटा एडवांटेज नहीं रहता है. तो दिस डेटा एडवांटेज जो आपको ऑनलाइन देता है, जहाँ पे आप एक्चुअली पूरे प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो डू यू बिलीव दैट इट इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर यू वर्सेस द ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स जो ऑफलाइन में बहुत बड़े हैं? Absolutely. I think even if you look at the entire apparel history, right, and I'm sure कि हमारे बाद जो brands आएंगे, it will become even more faster for them, right? Like Zara built out in 1975. I think it took them 25 years to reach, I think 1,000 crores. Correct. उसके बाद Westside आया. Westside in India took about 2 decades. Yeah. Then Zudio came in. Zudio could do it in 6-7 years. We could do it in 5 years. Yeah. And so I think it is all, if you're able to learn from their mistakes and sort of adapt in terms of your business model, then automatically things make sense. तो आज आपके कितने ऑलमोस्ट 100 स्टोर्स हैं? 110 as of yesterday. 110 others. And you are opening one every? Probably, we are not thinking from that perspective. Our thesis towards offline is very clear that we have like a roadmap which is clearly built in, saying that if this is the
point when we will decide whether we want to do a store here. And as of now, we've signed about 30-40 more stores. So this is very interesting. जैसे कोई एक ऑनलाइन ट्रेडिशनल, ऑनलाइन को भी अब मैं ट्रेडिशनल बोल सकता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कोई एक ऑनलाइन बिजनेस है, जब वो ऑफलाइन जाता है तो मैथमेटिकली आप चीज़ों को कैसे देखते हो? लाइक डू यू लुक कि मेरे इस पिन कोड से डिमांड कितनी आ रही है, और एक रेंटल्स भी होते हैं, उसका पैसा कितना बनना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, थोड़ा सा वो बताइए कि यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ ऑफलाइन स्टोर, how do you decide? So I think when we did 3-4 stores, we understood कि हमारा rent to revenue वगैरह क्या है, and unit economics fairly understanding था, and then it came to where do you want to cut the line, right? Like you have to predict कितना business होगा, because आपका rental is a fixed cost and capex is your fixed. So we knew that anything between 15 to 18% is the max that we can go on the rental part. And in terms of capex, you couldn't do much because our capex is pretty fixed because of the look and feel that we want to create for consumers. Then came, how do you then decide that will the store do so much business, where the online data actually helps us understanding how many consumers do we already have there, and plus we started looking at Swiggy, Zomato, and all of these through different tools to know what is the sort of people residing in that area, and are they in the same age, income bracket, etc. So it became easier there. But when it comes to operations, that's where the real things started to change. When we decided to go offline, I would have met almost 7 or 8 top CEOs of all apparel brands. Okay. And as soon as I came back, after meeting, the first thing that I realized that this is not something that I want to do, because sabhi ek hi baat bol rahe the. There was nothing different about them, and honestly, every conversation was very, very similar. And I was like, if I have to outbeat this, I can't be following this template, because everyone knows this template. The moment you start thinking of it from an FMCG angle, your perspective towards life changes. Correct. So I think very interesting, very well said. So that sort of became like an eye opener. Since everyone is running this model is not something that we should be doing. We should come up with our own sort of model, and that's when we started building our own model, saying that inventory needs to be different at different locations. You have to think of consumers in that, and how do you. There are only 2 things, right, that you can do. One is generate demand, and 2 is predict demand. Generating demand was the input. We could actually work on all the inputs that we had, and I think then when it comes to predicting the business, it becomes more like an output. That अगर आपने ये सब ठीक कर दिया तो automatically your business becomes predictable. So this is very interesting. I think जो आपने FMCG यूज किया, कोई भी कपड़े को FMCG से ट्रीट नहीं करता. सब सोचता है ये तो एकदम रॉ ऑपोजिट है. कोई कभी चाहे 20 So if you look at our entire team, it is all hired from an FMCG background. Wow. Like everyone, like the guy who's building our quick commerce now, is the guy who built it for Dunzo even before Blinkit existed. Right? Like he knew how do you sort of take decisions when it comes to inventory, and how do you choose locations, etc. क्योंकि कभी भी मैं किसी कपड़े के व्यापारी से मिलता हूँ या उससे बात करता हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीथिंग दे टेल इज मेरा माल अटक गया है, 3 महीने का सामान पड़ा है, एटसेट्रा. FMCG में तो कभी ये बात नहीं करते. एंड इफ यू आर बिल्डिंग अ fashion empire from that lens, I think this is a huge insight जो मुझे किसी ने नहीं दिया आज तक insight. So I think it is not, look, fashion is probably the most easiest business to start, but the most difficult to scale, right? Your complexities from 1x goes to 10x, 10x to 100x at different stages. If you are not building your first principles right, 99% chances that you will get trapped. And first principles are what you found out and not what the industry was doing. Right? Like you should believe in these. So I'll tell you, typically if you look at all the legacy brands, if when it comes to pricing, for example, right? Like when I was in that space of manufacturing for so many brands, and I used to think that why are they pricing this product at 8x, 10x? What is the logic behind it? The logic was, Kapil, that they knew only 20-30% of the inventory sells at full price. The next sells at 30% discount, and eventually it sells at 80% discount. Right? And
that's why they used to bloat their MRPs. And I said, how stupid was that? Like, why would you cheat the consumer who bought it for the first time? Yeah. And we said, let's be a true and honest pricing brand. So even if you look at our website today or go to our stores, you will not find prices slashed, right? If we want to really liquidate something, we will do a true and honest discounting. That is giving consumers the value that they want, right? It's not possible to run it without discounts. I understand, but at least do it in a fair way, that the consumer is getting the right sort of value for it. And as a brand, you're not sort of, making them feel कि यार ये पहले मैंने 1000 में खरीदा था, अब ये 300 में मिल रहा है. So this brings to another important point. इंडिया में अफोर्डेबल फैशन बनाना और उसके साथ एक ब्रांड बनाना जो ऑफलाइन और ऑनलाइन है, ये बहुत ट्रिकी है. आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टुवर्ड्स, राइट? उसमें अपनी प्राइसिंग, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होगा, वो कैसे डिसाइड करते हो? कौन डिसाइड करता है पूरी प्राइसिंग? कि आज कोई मैन्युफैक्चरर जाके 200 रुपये का सामान उसने आपको दे दिया, बट आप कैसे उसको प्राइस करोगे फॉर द कंज्यूमर्स? थोड़ा सा उसका मैथमेटिकल एंगल बताइए. So, you're asking me all the secrets that I shouldn't be revealing, but yeah, we've again built tech towards that. Amazing. Which takes a little bit of metafield inputs of that product, which is going to get live, and it takes कि क्या discount रहा है उसका in the previous या क्या returns रहा है, and then it automatically configures to the nearest sort of number that we've set. So it's perfect. I think you are using tech everywhere wherever it is possible. Yeah. Generally मैंने मैन्युफैक्चरर्स को प्राइसिंग के लिए टेक यूज़ करते नहीं देखा. हाँ, मतलब उनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना कि ये है तो 2x है, ये है तो 5x है. Correct. और दे वर वेरी वेरी क्लियर. उन्हें मतलब 3 साल आगे का भी ग्रॉस मार्जिन्स पता था, बट हमें वो नहीं चाहिए था. वी सेड वी विल लुक एट ग्रॉस मार्जिन्स एवरी डे एंड ऑप्टिमाइज देम. सो अब ना तो एक साथ जंप करते हैं. आई थिंक अपने सप्लाई चेन के बारे में, ऑफलाइन एक्सपेंशन के बारे में, अपनी प्राइसिंग के बारे में बहुत अमेजिंग इनसाइट्स दिए. अब थोड़े आपके डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं कि हाउ डू यू थिंक अबाउट डिज़ाइंस? ये पूरा डिज़ाइन और इंस्पिरेशन या फिर आपकी ओरिजिनलिटी, ये कैसे आती? सो यार, अगेन योर I know I'm asking you. Yeah, all the things that I shouldn't be answering, but I'll give you a high level pieces. One is every design that we've ever launched has to go through me, because I personally know what is the sort of vision that I've set for the brand, and I want to make sure that that product is meeting that. But we've used a lot of technology there again, which means that we built a scraping tool which could probably scrape anything that I want to look at. Okay. Right? Like what are the keywords that are trending? Perfect. What are the Instagram hashtags? What celebrities are wearing? What are global brands doing? WGSN. Everything could be scraped and gives a very unified sort of mood board to our design team, which starts then building designs. And then it marries with the previous data again at different metafield levels and sort of tells them that out of these 1,000, these are 150 that the data is saying that it will work. ओके. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब आपने बताया कि आप एक मूड बोर्ड बहुत ही टेक-लेड वे से बनाते हो, एंड देयर आर मेनी पीपल हु से दिस, कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग हैशटैग ट्रेंड देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट आज जो ट्रेंड हो रहा है उसको फैशन में लाना, वो कितना महीना भर लगता होगा या समथिंग लाइक दिस आपको? एंड इज दिस द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन? Absolutely. Like I told you, we don't have like a third eye. There is nothing that I am seeing and the world is not seeing. But the ability to execute that in a certain timeline and knowing when to stop. Starting a trend, very easy. You could today think कि ये trend है, but knowing when to stop. This is amazing. So now brand इतना बड़ा बन चुका है. I think you guys have crossed 1,000 crores. Yeah, we have. This is amazing. I think इतनी जल्दी ये ब्रांड बनाना, जल्दी तो नहीं बोलूँगा, because I understand what you're saying. It's a 17-year journey. It's not a 5-year. For me, it is a 17-year journey of failing, learning, reiterating, and rebuilding. Yeah. So when you see yourself, how do you see it? Like in next 5 years or rather 10 years, do you see you doing more categories, more verticals? Expansion route कैसे सोचते हो आप? Of course, yeah. I think expansion, growth largely comes through 3 levers, right? One is category, second is channel, and third is geography. Yeah. So in category, we've been adding categories which we feel resonate with the brand. कौन सी categories हैं? Like we've done fragrance now. We've started footwear. We've also started bags, belts. And all in men's. Everything, everything in men.
And then when it comes to channels, I think we were largely focused only on our own app, and then offline started growing as a channel. Now quick commerce has started to grow as a channel. There are a few marketplaces businesses also that we do. We've just started international, so there's a lot of headroom left there. Yeah. And then comes geography, which is, there are a lot of locations where we still don't deliver products. There are a lot of locations where we don't have stores. There's a lot more to be done internationally. And the vision for me obviously is to create house of brands, which means Snitch is not the only brand that I want to do, but create a template which wherein I could build a lot more brands. And when you go to first, right, categories, men's may, I think you have done a lot. Yeah. So what is the idea behind going after women's categories? So are you thinking about that? So honestly speaking, it took me 17 years in life to understand what not to do in life, and one of that is not doing women. Okay. Right? Any specific reason? So I'll tell you, it's not like we are never going to do women's brand. Of course, I would want to do that, but I don't want to do it the way it was always been done. We want to have a very strong differentiator there. And why we did not do it earlier is because when it comes to brands, women are not loyal. Right? Like, as soon as a woman enters the mall, she exactly knows which brand to go and buy a bag from, which brand to go and buy a footwear from, which dress to buy. SKU bhi pata hota hai. Right? With men, it's not like that. You might walk into a Zara store. When I was, pre-Snitch, I used to walk into a Zara store, buy footwear, fragrance, denim, bag, whatever that the brand was selling. Yeah. Right? Because I resonated with the brand. Second is, men like instant gratification. Right? Like, which is, today if you want to go out, you will get your beard trim, haircut, you're dressed well. Everything will give you instant gratification. If I tell you that, Kapil, this is an oil that you have to apply on your hair for 8 months so that you see some growth on your hair, chances of you failing in the first 2 weeks are very, very high. So we knew that when it comes to loyalty and instant gratification, men love the most. This is very, very nicely articulated. Yeah. So then the last part you said was geography. Yeah. how are you doing internationally and how do you see like international? I think it's very very nascent यार. अभी तो हमने शुरू किया और वहाँ गोले बारूद चल रहा है. So I don't know what will happen when it, yeah, Middle East is where we started. Okay. But it's been a good journey. Again, my thesis to doing any category, channel or geography is very simple. That this is the money that that team gets, and they have to grow it with that money. Okay. So we are very very clear. It's like, you know, there are multiple owners for multiple. And for me, every category is a business, and hence we look at it from that angle only. And apart from Middle East, do you think you want to expand to other areas? Of course. I mean, the tagline of Snitch says "Made in India for the world," and the aspiration has been there to, you know, build this brand across the globe. Yeah, perfect. No, I think so. These are all the questions I had. It was amazing talking to you. Yeah. I think the clarity with which you explained everything and the depth with which you have your own thesis, जैसे बोलते हैं मेरी ये thesis है, मेरी ये thesis है, I think that was amazing. मैंने आपसे बहुत सवाल पूछ लिए, I think, and it was amazing listening to your insights, your thesis, I think in particular. Is there anything you want to ask me or something that you? No, of course. I think one thing that I would definitely want to ask you is the tier 3-4 story, right? Because I think Flipkart probably has mastered that and, you know, sort of largely penetrated across all the tier 3 and 4s. What has been your learnings and how do you think this will evolve in the future? I think tier 3-4 is leading the consumption journey, at least for e-commerce. बाकी सारे brands available है, quick commerce probably still catering to tier 1. But I think tier 3-4 जो उन्होंने किया है, what they have shown us is that they are very aspirational. उनको सब कुछ अच्छा चाहिए. But I think there is a constraint on budget. On budget. Yeah, okay. on budget. And they want products which make them feel really good, the brands they want to speak out, but it has to within the price points that they can afford. So I think brands who are able to build that imagery of aspiration and still have the products which are in their pocket size, I think they will do really well. And that is what I am seeing across categories, across brands. चाहे मैंने last podcast किया था about water purifier. I think there I have seen the same people I have met across brands. Tier 3-4 is leading a lot of their growth. Okay. And I think price point is the key. You cannot lose your eye from that. And this is across categories. Across categories, I Like think. even in mobile phones, you think
the price point there, what sells is much lower. यस इट्स बट उनको फीचर्स सारे हाँ, चाहिए, features of उनको चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो एंड दे आर अवेयर Yeah. बिकॉज ऑफ द एंटायर बूम ऑफ कंटेंट कंजम्पशन. आई थिंक अवेयरनेस जो पहले वहाँ नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप टीयर 2-3 से आए तो उनको नहीं पता रहता था कि क्या ब्रांड्स होते हैं या लोग क्या बातें कर रहे हैं. अब वो डिफ्रेंसिएशन है नहीं. सो नाउ अ लॉट ऑफ पीपल नो कि क्या चल रहा है एंड क्या फीचर्स होते हैं. व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट मोबाइल फोन से क्या कपड़े होते हैं, क्या डिज़ाइंस होते हैं, क्या ट्रेंड कर रहा है. एंड इफ़ यू गिव देम अफोर्डेबली इन द राइट मीनिंगफुल वे, आई थिंक द ब्रांड इज गोइंग टू डू रियली वेल इन दिस कंज्यूमर सेगमेंट. Amazing. Yeah. So great. I think that's all I had. It was really, really nice talking to you. Pleasure being with you, Kapil. Yeah, and I think the inspiration that you're giving to so many people around is great. Your vision, your clarity of thought, and also your articulation. I think it really is amazing. No, yeah, I think, like I told you, right, I've been a strong believer that you should do and then ask questions rather than ask questions and then do. Yeah, perfect. I think well said. Again, as I mentioned about articulation. So, स्निच का सफ़र ये प्रूव करता है कि अगर आप सप्लाई चेन को वेपन बना लो, कंज्यूमर को सेलिब्रिटी मानो और एग्जीक्यूशन को रिलीजन बना लो, तो 4 साल में 1000 करोड़ कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. मैं हूँ कपिल थिरानी. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ.